गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग 11th का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, मैं आपको डाल देता हूँ हेडिंग, एटॉमिक मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, तीन टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ने हैं और एक और पढ़ना है एवरेज एटॉमिक मास। देखो मैं पहले आपको समझा दूं क्या था। पहले 19th सेंचुरी में माँ जो एटम बहुत छोटा है, एटम एंड मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे। तो शुरुआत में क्या हुआ था 19th सेंचुरी में हमारे पास कोई मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का कोई डिवाइस नहीं था। मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिससे मास मेजर किया जाता है एक्यूरेटली, है ना, ग्राम में। तो शुरुआत में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी मास स्पेक्ट्रोमीटर का जैसा कोई डिवाइस नहीं था मेजरमेंट करने के लिए मास। तो उस समय एक जुगाड़ बनाई गई, आप हिंदी में बोले तो उसे जुगाड़ कहेंगे, सही है। एक जुगाड़ बनाई गई, जैसे समझो पहले, जैसे किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लो, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लो, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लो, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लो और उसके रिस्पेक्ट में मास मेजर करो। स्टैंडर्ड मान लो, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लो, फिर उसके रिस्पेक्ट में मास मेजर करो। समझना मेरी बात को, मैं अभी समझाऊंगा, फिर टॉपिक बहुत आसान है ये। किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लो, फिर उसके रिस्पेक्ट में मास को मेजर करो। जैसे मान लो शुरुआत में फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक प्लेटिनम और एक रेडियम का सिलेंडर लिया। प्लेटिनम और रेडियम के सिलेंडर के मास को, प्लेटिनम और रेडियम के सिलेंडर को मास को 1 kg के लगभग बराबर माना। 1 kg के इसको स्टैंडर्ड मान लिया। हमारा तुम्हारा जो भी मास मेजर किया जाता है वो इस चीज को स्टैंडर्ड, मतलब प्लेटिनम और रेडियम के सिलेंडर को समझने के लिए, प्लेटिनम और रेडियम के सिलेंडर को इन्होंने किसके बराबर मान लिया, 1 kg के बराबर मान लिया, इसको स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, अब मान लो मेरा मास है ना, अब मेरा मास मान लो किसी पर्सन का जो मास है वो 80 सिलेंडर के बराबर आ रहा है। जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना उससे 80 गुना ज्यादा आ रहा है। भाई आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना, सिलेंडर के मास को स्टैंडर्ड माना। मान लो मेरा मास मेजर किया तो मेरा मास जो आ रहा था वो सिलेंडर का 80 टाइम्स आ रहा था। समझे नहीं समझे? भाई किसी चीज को आपने स्टैंडर्ड माना, उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा मास मेजर किया। मेरा मास जो आ रहा था वो उस स्टैंडर्ड के 80 टाइम्स आ रहा था। मैं उस स्टैंडर्ड के 80 टाइम्स हैवियर था। तो बताओ मेरा मास किसके बराबर हो गया, किसी पर्सन का मास बराबर हो गया 80 सिलेंडर। समझ ना, 80 सिलेंडर के बराबर हो गया। और सिलेंडर के मास को आपने कितना माना है, कितना माना है, 1 kg के बराबर। मेरा मास हो गया ना 80 kg। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो है ना वो 80 टाइम्स, इसका मतलब वो है, वो पर्सन जो है, समझने के लिए लिखना नहीं कॉपी में, पर्सन जो है वो 80 टाइम्स हैवियर है, हैवियर HEAVIER है ना, हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है, जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है। आपने जिस चीज को स्टैंडर्ड माना है वो पर्सन 80 टाइम्स उसके क्या है, हैवियर है। अगर वो पर्सन 80 टाइम्स हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है तो उसका मास उस स्टैंडर्ड के 80 टाइम्स हो जाएगा। तो जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है वो है सिलेंडर। सिलेंडर के मास को आपने 1 kg माना है और आपके पर्सन का जो मास आ रहा है वो 80 सिलेंडर के बराबर आ रहा है, मतलब 80 kg आ रहा है। तो ये एक तरीका था पहले मास को मेजर करने का। उसका रीजन ये था, पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसा कोई डिवाइस नहीं था। तो फिर क्या किया गया, किसी के रिस्पेक्ट में मास को मेजर किया गया। इसीलिए बहुत सारी जगह रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोला जाता है। रिलेटिव क्यों बोला जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है, रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अभी सब समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, समझो पहले।
जिस चीज को स्टैंडर्ड माना उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है। तो क्या था, एटम और मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटे थे, किसी चीज को स्टैंडर्ड मान लिया गया है, उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मास को मेजर किया गया है। तो जैसे एक एग्जांपल है, ये तो समझाने के लिए एक एग्जांपल है बच्चों, ये तो समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि फ्रांस में एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने प्लेटिनम और रेडियम के सिलेंडर को 1 kg के बराबर मान लिया। तो मान लो मेरा मास अगर 80 kg है, तो व्हाट इट मीन कि जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना था उसके मेरा मास 80 गुना ज्यादा है। समझ गए? इसी तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल के मास को नापने के लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया। एटम और मॉलिक्यूल के मास को नापने के लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया। सब समझा था। एटम और मॉलिक्यूल के मास को नापने के लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब यहां पर वर्ड आता है 1 AMU। AMU का मतलब क्या है पहले समझते हैं फिर चलते हैं। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। किसी एटम का मास, और क्योंकि एटम बहुत स्मॉल है तो उसका मास ग्राम में तो बहुत कम होगा, तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको बोला गया AMU बोला गया ना, एटॉमिक मास यूनिट बोला गया AMU। आजकल इसको 1 AMU को 1 U भी बोला जाता है। U अगर आप चाहो तो लिख लो, तो इसको यूनिफाइड मास बोला जाता है। यूनिफाइड मास बोला जाता है, यूनिफाइड मास बोला जाता है। समझ गए? यूनिफाइड मास बोला जाता है। पहली चीज तो इतने लिख लो, 1 AMU और 1 U में एटम और मॉलिक्यूल का मास मेजर किया जाता है। आप बोलोगे ग्राम में क्यों नहीं किया जाता? उसके पीछे रीजन ये है कि ग्राम में मास एटम और मॉलिक्यूल का बहुत कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, तो जिस वजह से उनका मास किसमें आता है? AMU और U में मेजर किया जाता है। अब क्या चीज बोली गई? किसी भी एटम का जो मास है, किसी भी एटम का जो मास है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। किसी भी एटम का जो मास है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे? किसी भी एटम का जो मास है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया। पहले क्या किया गया था? पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया था, बट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जिसमें दिक्कत आने लगी। आपको ये सब नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को भी लेके आए। बट आज जो हम लोग मास मेजर करते हैं, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास मेजर करते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में करते हैं। वैसे कार्बन के आइसोटोप होते हैं, 12 भी होता है, 14 भी होता है, बट 12 का डोमिनेंट नेचर बहुत ज्यादा होता है। 12 नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, 99 पॉइंट कुछ मिलता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी शुरुआत में कोशिश की गई थी, क्योंकि हाइड्रोजन एक लाइटर एलिमेंट है, तो शुरुआत में जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया, बाद में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया। दोनों में दिक्कतें आ रही थी क्योंकि दोनों भी आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, और दोनों में ऑक्सीजन के केस में अच्छा खासा परसेंटेज दूसरे आइसोटोप का भी था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि किसके रिस्पेक्ट में मेजर करें। ये सब चीजें पूछी नहीं जाती, आपको बस ये मालूम होना चाहिए जो हमने एटॉमिक मास मेजर किया या जो हमने मॉलिक्यूलर मास मेजर किया वो किसके रिस्पेक्ट में किया, वो किसके रिस्पेक्ट में किया? वो रिस्पेक्ट में मेजर किया हमने कार्बन 12 की। तो सबसे पहले आपको समझना है किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया? कार्बन 12 की। अब कौन सा आइसोटोप के रिस्पेक्ट में मेजर किया? कार्बन 12 के। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास। कौन सा मास लिखने जा रहा हूं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जैसे समझो किसी का मास 16 है, तो इसका मतलब है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना उसके 16 गुना ज्यादा है वो। आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना आपने। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को आपने स्टैंडर्ड माना। आपने ऑक्सीजन का मास निकाला, तो वो ऑक्सीजन का जो मास आ रहा था वो 16 टाइम्स आ रहा था जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना। भाई ऑक्सीजन का जो मास आ रहा था वो 16 टाइम्स ज्यादा आ रहा था जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना। तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, mass of atom of an element, mass of atom of an element divided by 1/12 mass of atom of carbon 12 isotope, mass of atom of carbon 12 isotope। तो इस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना, इस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना, उसके रिस्पेक्ट में
कितने टाइम्स वो हैवियर है, ये चीज बताता है ये रिलेटिव एटॉमिक मास। मान लो किसी का मास 32 है, तो इसका मतलब है वो 32 टाइम्स हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना। सही है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ डायमेंशनलेस यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मान लो किसी का मास, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप नाइट्रोजन का मास बताओ, तो आप बोलेंगे 14। नाइट्रोजन का मास 14 क्यों है? मेरी बात समझो, 14 क्यों है? वो ये बताता है कि 14 टाइम्स हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना। अच्छा, आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना है? आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना है? आपने 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना है। ये स्टैंडर्ड माना गया, ये स्टैंडर्ड माना गया। इसके रिस्पेक्ट में आपने मास निकाला, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एटम के, आप सुनो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ तक की बात हो गई। अरे भाई, किसी चीज को स्टैंडर्ड माना गया ना, किस चीज को स्टैंडर्ड माना गया? मैं फिर लिख दूं यहाँ पर, स्टैंडर्ड किसको माना गया था? जिसके रिस्पेक्ट में एटम और मॉलिक्यूल का मास मेजर किया गया, उसे स्टैंडर्ड माना गया 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के मास को 1/12 लेना है। अच्छा, आप बोलोगे कार्बन के 12 का आइसोटोप का मास कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है, 12 होता है, तो उसका 1/12 करोगे तो 1 ही आएगा। समझ गए? आप समझना ध्यान से। 1 AMU का मतलब भी यही था, 1 AMU और 1 U का मतलब यही था, 1/12 इनटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसको कहा गया था 1 AMU। या समझ गए? इसके रिस्पेक्ट में मास मेजर किया गया था। मान लो किसी, मैं मैग्नीशियम का मास मेजर करूं, वो 24U आएगा। 24U का मतलब क्या? एटम का मास कर रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास 24 आएगा। मैं समझना, मेरी बात अभी समझाऊंगा। 24U आया, इसका मतलब है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना उसके 24 गुना भारी है ना वो, तभी तो उसको रिलेटिव बोला गया। जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना उसके 24 टाइम्स स्टैंडर्ड किसको माना? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, और यही चीज 1 AMU और 1 U के बराबर है। 1 AMU और 1 U के बराबर है। तो 1 AMU और 1 U है क्या? असली में 1 AMU और 1 U है 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है ना। आप कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 मास ले लो, उसी को 1 AMU कहते हैं, उसी को 1 AMU कहते हैं। नोट करो, उसी को 1 AMU कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। सुन लिया ध्यान से, बोलो जल्दी से। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है? इतना लिखते हैं भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बार मैं यहाँ चीज बता दूं थोड़ा सा। रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। अच्छा, ये चीज किसके बराबर है? ये चीज किसके बराबर है? ये 1 AMU के बराबर है ना। और जो एटम और मास है, मॉलिक्यूल का मास है, वो भी AMU में आएगा, तो AMU कैंसिल हो जाएगा। भाई मैंने आपको क्या सिखाया था? एटम और मॉलिक्यूल के मास को किस में मेजर किया जाता है? U में मेजर किया जाता है या AMU में मेजर किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट बोलो या फिर यूनिफाइड मास बोलो, बात तो एक ही है। और 1 AMU किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम ऑफ कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अरे रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट थोड़ी होती है, वो तो ये बताता है आप कितने टाइम्स हैवियर है वो। अरे हैवियर बताओगे तो यूनिट बताओगे क्या? मान लो अगर मेरा मास, जिस चीज को आपने 1 kg के बराबर माना है,
मेरा मास उसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये बोलोगे कि 80 केजी टाइम्स हैवियर है, ये नहीं बोलोगे ना, ये बोलोगे ना 80 टाइम्स हैवियर है। तो रिलेटिव ये बताता है कि आप कितने भारी हैं जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है। उसकी कोई यूनिट थोड़ी हो सकती है, वो तो यही बताता है आप कितने भारी हैं, कितने टाइम्स हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है। तो किस चीज को स्टैंडर्ड माना? एटम और मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने के लिए। एटम और मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया और उसका 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है। उसके रिस्पेक्ट में किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मास मेजर किया गया है। और रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है वो कितने टाइम्स हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना। मान लो अगर ऑक्सीजन का मास मैं आपसे बोलूं कितना होगा तो आप बोलेंगे 16 AMU। भाई एटम और मॉलिक्यूल का मास AMU में निकाला जाता है ना, यूनिट कौन सी जोड़ी जाती है? 16 AMU। 16 AMU होगा ना। बट अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा तो आंसर होगा 16। रिलेटिव एटॉमिक मास जो नंबर जुड़ा होता है ना वो यही तो बताता है कि कितने टाइम्स एटम और मॉलिक्यूल हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है। जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना उसके कितने टाइम्स हैवियर है। दोनों में अंतर है बेटा। ये चीज ये बताती है कि वो कितने टाइम्स हैवियर है, तो वो नंबर है। जैसे मान लो आप जैसे सुनो इधर बहुत ध्यान से सुनना, ये मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16 AMU। बट अगर मैं ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछूं तो वो होगा 16। रिलेटिव एटॉमिक मास बताता है वो कितना हैवियर है जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है। और ये तो ऑक्सीजन एटम का मास निकालोगे तो वो तो AMU में निकलेगा। तो एटम का मास और मॉलिक्यूल का मास किस में मेजर किया जाता है? AMU में मेजर किया जाता है। नहीं समझे? तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। और 1 AMU किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। रिलेटिव एटॉमिक मास ये बताता है कि वो कितना हैवियर है। और एटम और मॉलिक्यूल के मास को किस में मेजर किया जाता है? AMU में या U में। और U किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। समझ गए नहीं समझे? बोलो। मैं डेफिनेशन लिखा दूं, मैं डेफिनेशन लिखा दूं फिर समझ। 1 AMU it is defined as, एग्जाम में पूछी जाती है, it is defined as 1/12 of the mass of one carbon 12 atom, one carbon 12 atom, ये बोला जाता है। 1 AMU is defined as the 1/12 mass of one carbon 12 atom। जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है। एटम और मॉलिक्यूल का मास, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं बच्चों। पहले क्या था, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर जैसा कोई डिवाइस नहीं था 19th सेंचुरी में। तो हमने एक जुगाड़ बनाई। जुगाड़ क्या बनाई? हमने किसी के स्टैंडर्ड में मास को मेजर करना चालू किया और जिस चीज को स्टैंडर्ड माना गया वो यही था। इसीलिए एटम और मॉलिक्यूल का जो मास है वो 1 AMU में मेजर किया जाता है। समझना है ध्यान से। एटम और मॉलिक्यूल का मास किस में मेजर किया जाता है? AMU में मेजर किया जाता है। ग्राम में क्यों नहीं किया जाता बेटा? बहुत कम आएगा। मेजर इन AMU। क्यों मेजर किया जाता है? क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं। समझे? आप जरा समझो। जैसे मान लो सल्फर है, सल्फर का मास कितना होता है? एक तो होता है 32 AMU, ये होता है सल्फर का एटॉमिक मास। ये हो गया एटॉमिक मास 32 AMU। और सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया सल्फर का? और वो हो गया 32। समझो, सल्फर के एटम का मास, एटॉमिक मास कितना हो गया? 32 AMU या 32U भी लिख सकते हैं। 32U लिखा, 32U है ना। और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया सल्फर का? 32। ये यही तो बताता है कि जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना है उसके ये 32 टाइम्स हैवियर है। आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। सही है। अब आप आपकी मर्जी। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वो होगा 16U है ना। और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? वो होगा 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16U। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 16। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना था, आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना?
एटम और मॉलिक्यूल का मास मेजर करने के लिए आपने किस चीज को स्टैंडर्ड माना? कार्बन 12 को। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास मेजर करने के लिए आपने किसका स्टैंडर्ड लिया? कार्बन 12 को। सॉरी प्यारे बच्चों, किस चीज को स्टैंडर्ड माना? कार्बन 12 को। बेटा शुरुआत ऐसे की गई थी, पहले हाइड्रोजन को माना गया, फिर उसमें दिक्कत आने लगी, फिर ऑक्सीजन को माना गया, उसमें दिक्कत आने लगी, फिर किसको लास्ट में मेजर किया गया? ये कार्बन 12 को। अभी भी नहीं समझे आप लोग? अभी भी नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात, सब समझाता हूं मैं, मुझे आता है। बहुत सारे बच्चों की बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं। आपको समझना होता है, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना होता है। चलिए समझते हैं। पहली बात तो 1 AMU क्या है, समझ गए? 1 AMU है 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का मास का 12 कर लो। अच्छा आप बोलोगे कार्बन 12 के एटम का मास कितना होता है, मैं समझा दूं, 12U ही होता है। 12U को 12 से डिवाइड करोगे तो U ही आएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बोलो, इसको 1U बोल दो या 1 AMU बोल दो, है ना? तो किसी भी एटम का मास, U का मतलब समझ गए ना, यूनिफाइड मास। अब मैं आपको बता दूं 1 AMU को अगर आप ग्राम में निकालेंगे, 1 AMU को अगर आप ग्राम में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। देख लो कितना कम है ये, 10 की पावर -24 ग्राम कितना कम है, जरा समझो। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम कितना कम है ये, बहुत बहुत कम है। बोलो। दूसरा आपको Na बता दूं, Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर साइंटिस्ट सर एवोगैड्रो के नंबर नाम पे रखा गया था। कितनी वैल्यू होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, है ना? इतनी वैल्यू होती है। तो 1 AMU 1/Na ग्राम के भी बराबर है। 1 AMU 1/Na ग्राम के भी बराबर है। सही है, यहां से लिखते चलना पूरा। 1 AMU 1/Na ग्राम के भी बराबर है। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। 1 AMU को स्टैंडर्ड 1 AMU को किसके बराबर माना गया? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के एटम के मास के बराबर है ना। 1/12 इनटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 AMU को ग्राम में निकालेंगे इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, 1 AMU जो होता है ना, जिसका मास वैल्यू होती है 1 AMU की, वो नियरली इक्वल होती है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन के मास के। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो भी 1 AMU के बराबर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ, किसी भी एटम का जो मास आता है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम है ना, वो किसकी वजह से आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं आता। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का वैल्यू है वो किसके बराबर आती है? 1 AMU की। अरे भैया, मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU। तो मास ऑफ एटम क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उसके आगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। अब अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी ये तो साफ बात समझ में आई। किसी भी एटम का मास इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता। एटम का मास इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता है। क्यों नहीं आता इलेक्ट्रॉन की वजह से? किसी भी एटम का मास इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता है, उसकी वजह से है क्योंकि बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल as compared to mass of proton and mass of
न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए किसी भी एटम का जो मास आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है ये कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कहानी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल समझा दूं, एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर मैं एक एटम लूं, उस हाइड्रोजन के एटम के पास होता है एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही प्रोटॉन होता है सर, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर है? 1 AMU। 1 AMU। तो हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU होगा कि नहीं, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर है। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन जो एटम है इसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, इसी की वजह से ऑक्सीजन एटम का मास आएगा ना, ऑक्सीजन एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण आता है। तो 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है? 8 AMU, और न्यूट्रॉन का मास भी किसके बराबर होता है? 8 AMU। तो टोटल कितना रिजल्ट आ गया? 16 AMU। ऐसे भी कर सकते हैं, कहानी तो असली में ऐसी है भाई, एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर है, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU के बराबर है। मास ऑफ एटम किसके कारण आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर लो, AMU जोड़ दो। समझो, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर नहीं भी आए तो वीडियो को पॉज करके देखने की जरूरत है। 1 AMU किस चीज के बराबर है? किस चीज को स्टैंडर्ड माना गया? जिसके रिस्पेक्ट में एटम और मॉलिक्यूल का मास मेजर किया गया, इसीलिए इस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मेजर किया है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो जितना हैवियर है वही कहलाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना, आपने किसको माना है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना, मान लो उसके रिस्पेक्ट में कोई 24 टाइम्स हैवियर है तो उसका मास 24 हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों कहा गया? क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 AMU और 1 U होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 AMU की वैल्यू ग्राम में होती है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU 1/Na ग्राम के बराबर होती है। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, सही है। 1 AMU इज इक्वल टू द 1 प्रोटॉन का मास और 1 न्यूट्रॉन का मास। तो जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उनके मास को 1 AMU को बराबर कर दो, आ जाएगा। किसी भी एटम का जो मास है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होते हैं। तो जो ये वैल्यू है ना, ये असली में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओ सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। असली में ये वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उनका सम कर लो, उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी वैल्यू। भाई एक एटम, असली में एटम का मास ग्राम में क्यों नहीं निकाला जाता? बताओ जरा, ग्राम में क्यों नहीं निकाला जाता? अरे भैया बहुत कम होता है। अगर मैं आपसे बोलूं नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे 14 AMU या U। अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 U। अगर मैं आपसे बोलूंगा असली में जो ये 16 है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। असली में ये जो 14 है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अगर मैं आपसे बोलूं हीलियम एटम का मास कितना होता है, तो 4U। क्या आप इस मास को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते? एक U किसके बराबर है? एक U किसके बराबर है? 1 U किसके बराबर है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अरे भैया 1.67 लिख दो या 1.66 लिख दो, बात ही की। तो आप इसे ग्राम में भी निकाल सकते हैं, बट एटम और मॉलिक्यूल का मास ऑलवेज U में निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये बहुत छोटा है, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। असली में जो ये नंबर होता है ना, ये 4, असली में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और फिर U किसके बराबर है? 1.67 × 10। असली में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही तो किसी एटम का मास होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। कितनी होती है उसकी वैल्यू? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को बोला गया 1 AMU और यही रख दिया गया।
तो अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हो तो ऐसे निकलेगा, और अगर आप ग्राम में नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकलेगा। अभी भी नहीं तो फिर बता देना मुझे। तो किसी भी एटम का जो मास है या मॉलिक्यूल का मास है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। इतनी पूरी वैल्यूज याद कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। अब समझना मेरी बात, यहां तक की बात होगी पूरी। अगर मैं आपसे बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, तो इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल एटम। एक मोल एटम का जो मास होता है उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक। मैं आपको अपने टर्म में मोल कंसेप्ट ही तो पढ़ाने जा रहा हूं, इसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम का जो मास होता है उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। नहीं मालूम? ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ, इसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है ना, ग्राम एटॉमिक, मोलर मास भी बोल देते हैं, मोलर मास भी बोल देते हैं। अभी समझाऊंगा अगले टर्म में, जब मोल कंसेप्ट समझाऊंगा तभी आएगा ना ग्राम एटॉमिक मास। चलो साहब फिर से पानी में चलते हैं। 1 AMU या फिर 1 U किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 है ना, इसके बराबर है 1 AMU और 1 U है ना। 1 AMU और किसके बराबर है? 1.66 या 1.67, बात एक ही है, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक साथ लिख लो फिर पढ़ना। 1 AMU ये किसके बराबर है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन की। 1 AMU किसके बराबर है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन की। ठीक है, 1 AMU किसके बराबर है? 1/Na ग्राम की। Na क्या है? Na है 6.023 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है मास ऑफ an atom of an element, mass of atom of an element, mass of atom of an element, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 AMU। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 AMU इज इक्वल्स टू, यहां लगा देता हूं, यहां लगाना चाहिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। अच्छा ऐसे भी लिख सकते थे ना इसको, mass of atom of an element, mass of an atom of an element divided by 1/12 mass of carbon 12 आइसोटोप है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। चलो रिलेटिव एटॉमिक मास सर्कल, ये मुझे बचपन से आदत है लेकिन अंडरलाइन करने की, जब मैं पढ़ा करता था। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। सब अंडरलाइन करके लिखना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बता देना जरूर। सब मैंने असली में ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास है। एटम का जो मास आता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से आता है। तो प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो और उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यही तो होता है 1.66 into 10⁻⁻24 लिखा तो है। ये सब लिखना होता है, सब लिखना होता है, सब याद रखना होता है। ये 1 N है, Ln नहीं है, ये N है, न्यूट्रॉन है, 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो आगे चलो, रफ कर दूं। अब मैं आपको सब सिखा रहा हूँ एक साथ, है ना, दिक्कत मत क्रिएट करना ना, दिक्कत मत क्रिएट करना। चलो मैं सल्फर से सिखाता हूँ, सल्फर का एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने मान लो सल्फर का एग्जांपल ले लिया, सल्फर है, तो सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? सल्फर का सिंबल S होता है,
रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? वो होता है 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32U। सल्फर का एटॉमिक मास ग्राम में कितना होता है? एक U की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये ग्राम में हो गया। अच्छा, सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32U, सल्फर का एटॉमिक मास ग्राम में इतना। अब सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास वो होता है 32 ग्राम। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम। ऐसे लिख लेना। नाइट्रोजन एटम ले लो, चलो नाइट्रोजन एटम ले लो। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो 14। असली में 14 है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास बोलो, बहुत आसान, 14U। रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास ग्राम में बोलो, 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बहुत सारे बच्चे दिक्कत क्रिएट करेंगे। 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम एटॉमिक मास बोलो। ये एक एटम का मास है, ये एक मोल एटम का मास होता है 14 ग्राम। अंतर समझो। दो लिख लिए। ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, अब तो समझ में आएगा। तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16U। AMU भी कर सकते हैं, U एक ही बात है सिर्फ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ग्राम में कितना है? एटॉम का। असली में ये मास एक एटम का होता है, ये एक एटम का मास होता है, ये एक एटम का मास होता है, ये एक एटम का मास होता है। U की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कितना कम आ रहा है एक एटम का मास? ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16 ग्राम। ये असली में एक मोल एटम्स का मास होता है, एक मोल एटम्स का मास। ये एक मोल एटम्स का मास होता है। नोट कर लिया? चलो ठीक है भैया, मैंने तो सही बताया है। चला आगे? चलो बोलो। अच्छा, मैं आपको 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है जल्दी बताओ। 1 कार्बन 12 एटम का मास होता है 12 AMU, है ना? अरे भैया AMU को बता तो चुका हूं, 12U। ये एक कार्बन 12 एटम का मास है, एक कार्बन 12 में। इसको ग्राम में निकालोगे कितना आएगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अच्छा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के बराबर होता है। ये भी याद रखना पड़ेगा। जरा से समझो, कार्बन 12 एटम का मास अगर मैं पूछूं तो आप लोग तुरंत बता दोगे 12 AMU, है ना? कार्बन 12 एटम का मास 12 AMU बता दोगे ना? या फिर क्या बता दोगे? 12U बता दोगे ना? 12 AMU बता दोगे या फिर 12U बता दोगे? बट अगर मैं आपसे ग्राम में पूछूंगा तो आप क्या करोगे? U को कन्वर्ट करो ग्राम में, U को कन्वर्ट करो ग्राम में। 1U किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम। या फिर यहां लिख दूं, या फिर किसके बराबर होता है? 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास ग्राम में है। हिंदी में लिख दूं, हिंदी में ऐसे भी लिखते हो ना तुम, मैसेज वाली हिंदी। एक कार्बन एटम का मास इन ग्राम। 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 और अगर एक कार्बन एटम का मास मैं U में निकालूं, वो तो U में निकाला जाता है क्योंकि बहुत कम होता है। अरे भैया ये वैल्यू बहुत कम है,
अरे भैया कैसे समझाऊं, बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। ये अगर मैं एक कार्बन एटम का मास वैसे बताऊं तो 12 AMU, अंतर समझो। ये एक कार्बन एटम का मास ग्राम में और ये एक कार्बन एटम का मास AMU में। तो मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि मास ऑफ एटम जो होता है वो ऑलवेज AMU में निकाला जाता है, क्योंकि ग्राम में वो मास बहुत कम आता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने पूरा करके बता दिया है, अब आपको समझना है। तो अगर मैं आपसे कभी पूछ लूं ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, तो ग्राम में मत बताने लगना। हाँ निकाल सकते हो आप ग्राम में। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं नाइट्रोजन एटम का मास कितना है, तो 14U है ना। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कार्बन एटम का मास कितना है, तो 12U है। समझ गए? चलो अब आती है कहानी एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास की अब किसकी कहानी आती है? एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक, बहुत आसान है ये कहानी, लगती है आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हो। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हो, उन्हीं को तो क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जो मासेस में अलग अलग हो, उनको कहते हैं आइसोटोप्स, है ना। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रीटियम। आईआईटी में पूछा गया था, इसको ट्रीटियम कहते हैं, ट्रीटियम। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। इसको प्रोटियम कहते हैं। तो सभी एक ही प्रोटियम। हाइड्रोजन की तो आइसोटोप है, तो सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। ये रेडियो एक्टिव होता है नेचर में। रेडियो एक्टिव का मतलब है बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। ये रेडियो एक्टिव डिकम्पोज हो जाता है, रेडिएशन इमिट करता है, गामा रेज, बीटा रेज, ऐसे तो है ना, ये सब इमिट करता है। तो ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है। तो आईआईटी ने पूछा था हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं और उसमें कौन सा रेडियो एक्टिव होता है, तो ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो काफी बहुत कम देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी लाइफ बहुत कम होती है, उसके बाद वो डिकम्पोज हो जाती है। इसीलिए रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। बेटा ये आगे जाके मतलब समझाऊंगा। वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये अनस्टेबल होते हैं, तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं, रेडिएशन इमिट करने लग जाते हैं। वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है ना, शॉर्ट हाफ लाइफ। आगे जाके पढ़ोगे 12th में हाफ लाइफ क्या होती है। वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ है ना। तो आइसोटोप्स है, तो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स में ही लगता है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गए किसके आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम है। अब मैं समझा रहा हूँ आइसोटोप्स के केस में जो मास निकाला जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास है। बहुत आसान है, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे ये क्लोरीन है, क्वेश्चन से समझाऊंगा। क्लोरीन 35 और ये क्लोरीन 37 है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है। इसका नेचर में परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, ये नेचर में कितना मिलता है, नेचर में इसका नेचर में अबंडेंस नेचर में अबंडेंस है ना। इसका नेचर में अबंडेंस कितना है, 75%। इसका अबंडेंस कितना है, 25%। टोटल कितना होता है, टोटल 100 होना चाहिए, परसेंटेज में टोटल ऑलवेज 100 होता है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, कोई कुछ याद नहीं करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। बेटा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाऊंगा इसको। शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब समझिए बहुत ही कम देर के लिए एग्जिस्ट करेगा, तुरंत डिकम्पोज हो जाए। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अब एक चीज समझ लो, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के वो एटम जो मासेस में अलग अलग। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, बहुत आसान है। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है,
अच्छा 100 में से किसी चीज को बताना कहलाता है परसेंटेज, 1 में से कहलाता है फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, ये चीज 100 में से 75 है, 75 है ना। अगर तुम्हारी परसेंटेज 75 है तो इसका मतलब क्या है, 100 में से तुम्हारे 75 नंबर है, तो इसका परसेंटेज कितना है 75, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा बताओ। इसका मास इनटू इसका फ्रैक्शन, बताओ इसका फ्रैक्शन कितना है, इसका मास, अरे भाई इस आइसोटोप का मास इसका फ्रैक्शन कितना नेचर में मिल रहा है, ये मिल रहा है 75/100 है ना। फ्रैक्शन का यही तो मतलब होता है। अरे भाई इसका फ्रैक्शन कितना है, इस वाले मास का फ्रैक्शन कितना है 35 इंटू 75/100। अच्छा दूसरे वाले मास का फ्रैक्शन कितना है 37 इंटू 25/100। अरे मासेस को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वही हो आंसर है। 35 इंटू 75/100, 37 इंटू 25/100, ये आ गया मास 35.5 U। अरे मासेस को उनके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, उसका सम कर दो, वही होगा एवरेज एटॉमिक मास। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में से, फ्रैक्शन का मतलब नहीं जानते, 75/100 इसका फ्रैक्शन हो गया, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 25/100। अरे कोई चीज 1 में से बताना फ्रैक्शन होती है, अगर ये 100 में 75 है तो 1 में कितना होगा 75/100, ये 100 में 25 है तो 1 में कितना होगा 25/100, तो मासेस को उनके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, सम कर दो, वही एवरेज एटॉमिक मास होगा। अरे भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक एलिमेंट X है, इसका मास है 30, दूसरा एलिमेंट है उसका मास है 35, उसी आइसोटोप है 40, इसका परसेंटेज है 20, इसका ऐसे बना दिया मैंने क्वेश्चन है, इसका 30 इसका 50, बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, जल्दी बताओ एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, बहुत आसान है। अरे ऐसे बना दिया मैंने क्वेश्चन, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा जल्दी बताओ। तो 30 इंटू इसका फ्रैक्शन कितना होगा 20/100, 35 उसका फ्रैक्शन कितना होगा 30/100, 40 उसका फ्रैक्शन कितना होगा 50/100, यही होगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, मासेस इनटू मल्टीप्लाई विद देयर फ्रैक्शंस और उनका सम कर दो, वही एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज यही तो होता है, इन मासेस के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, वही एवरेज एटॉमिक मास है। नोट करो, वही एवरेज एटॉमिक मास है, पता नहीं कर पा रहे हो। वही एवरेज एटॉमिक मास है। समझ के बच्चों, नहीं समझे? अरे भैया कुछ नहीं करना है, जो आइसोटोप्स दिए हैं उनका फ्रैक्शन जो दे रखा हो उनका फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, सम कर दो। अरे भाई इसके फ्रैक्शन से इसके मास को इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, इसके मास को इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, सम कर दो। उसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। किसके केसेस में निकाला जाता है, आइसोटोप्स के केसेस में। एनसीईआरटी में दे रखा है, कर लेना क्वेश्चन, कार्बन का दे रखा है, कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बोलो। मान लो एक एलिमेंट, मैं खुद दे दूंगी क्वेश्चन, एक एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स हैं X 35, 36 और 37 है ना। इसका परसेंटेज है 75, इसका परसेंटेज है 5, इसका परसेंटेज है 20। एवरेज एटॉमिक मास जल्दी 35 इंटू उसका फ्रैक्शन कितना है 35 उसका फ्रैक्शन 75/100, 36 उसका फ्रैक्शन 5/100, 37 उसका फ्रैक्शन 20/100। हो गया क्वेश्चन, जो भी मास आए उसमें यू जोड़ दो। चाहे एटॉमिक मास हो चाहे एवरेज एटॉमिक मास हो, सभी किस में निकाले जाते हैं, यू में निकाले जाते हैं। ठीक है, चले आगे। अब कौन सा मास पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ये बताओ, जैसे H2O है ना, कंपाउंड है,
H2O अगर हम देखें तो वो किसके फॉर्म में, उसके अंदर कौन होगा, H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। H2O अगर मैं देखूं, पानी ले लूं, तो उसके अंदर बहुत सारे कौन होंगे, H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। अरे भाई अगर मैं H2O ले लूं, पानी ले लूं, तो उसके अंदर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होंगे ना, इसी H2O मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। नहीं समझे, इस H2O मॉलिक्यूल का जो मास होगा ये भी किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अरे इसमें कुछ नहीं होता है, एटॉमिक मास में एक एटम का मास होता है, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बताओ अच्छा, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1U, कितने हाइड्रोजन है 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U, ऐड कर दो कितना हो गया 18U। तो ये क्या लाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ये मॉलिक्यूलर मास आ गया 18U। अगर इसी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में निकालना चाहते हैं, इसी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में निकालना चाहते हैं तो ये बोला जाएगा। अच्छा इसी मॉलिक्यूलर मास, अरे मास मॉलिक्यूल का मास, अच्छा मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का, बताओ इसका मास कितना होगा, नाइट्रोजन का मास 14U, एक हाइड्रोजन का मास 1U, तो तीन हाइड्रोजन का मास 3U, तो सम कर दो तो ये 17U आ गया। ये क्या लगा इसका मॉलिक्यूलर मास। ये क्या लाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, समझो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में आ गया। अच्छा मैं ये लिख लूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये सब एक मॉलिक्यूल के मास है। ये वाला मास एक मॉलिक्यूल का मास है U में, ये वाला मास एक मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में, ये वाला मास एक मोल मॉलिक्यूल का है, ये वाला मास एक मोल मॉलिक्यूल का है, ये वाला मास एक मोल मॉलिक्यूल का है। अंतर नहीं समझ रहे, अभी सिखाना है ना। ये वाला मास एक मॉलिक्यूल का है, ये वाला मास भी एक मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में, बट ये वाला जो मास है ये एक मोल मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल का नहीं है, समझो। ये NH3 का मास हो गया 17U। अच्छा इस एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकाल सकते हो, एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकाल सकते हो। U की जगह रख दो, U की जगह क्या रख दो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में आ जाएगा, जो कि बहुत बहुत कम आएगा भैया, बहुत कम। अभी भी नहीं समझे। अच्छा जो वाटर है वो असली में बना किससे होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। बोलो, जिस तरीके से अमोनिया है, अमोनिया में बहुत सारे, अगर मैं अमोनिया गैस ले लूं तो उसमें बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल का मास ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। उन मॉलिक्यूल का मास ही मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। नहीं समझे, चलो निकालते हैं, और भी निकालते। जैसे ये मान लो ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास निकालो। तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 6, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 12, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू 6, टोटल करोगे 180U आ गया, 180U आ गया ग्लूकोज का मास। चलो ग्लूकोज का मास है, मॉलिक्यूलर मास है ये, बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन ही तो मॉलिक्यूल बनाता है। अच्छा अगर मैं यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पूछ दूं NH2CONH2, तो बताओ नाइट्रोजन कितने हैं 2, बोलो नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 14 इंटू 2, ऑक्सीजन कितना है 1 16 इंटू 1, कार्बन कितना है 1 12 इंटू 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4 तो 1 इंटू 4, टोटल करोगे 60U आएगा। अगला अगर देखते हैं, अगर H2SO4 निकालने को दे दूं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2, सल्फर 32 इंटू 1, एक सल्फर का मास 32 होता है ना, कितने सल्फर है एक, हाइड्रोजन कितने, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 4, तो ये मास आ जाएगा 98U। करते रहना ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे।
ठीक है, करते रहना इतने बहुत सारे क्वेश्चन। आगे चले। अब कहानी आती है फॉर्मूला मास। देखो एक चीज बता दो, कौन सी हेडिंग डालते हैं? फॉर्मूला मास। देखो एक चीज बताऊं आपको, उसमें नोट करने वाली बातें हैं कुछ। फॉर्मूला मास लगता है आयंस के केसेस में ना, आयंस के केसेस में फॉर्मूला मास लगता है आयंस के केसेस में। अब होता क्या है, जैसे समझो, मैं समझाता हूं। NaCl जो है ना, ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। अरे भैया समझे नहीं, अभी समझाता हूं। NaCl जो है वो Na+Cl- के साथ कंबाइन होते हैं, बहुत सारे Na+Cl-। NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर आप सोचो एक NaCl सॉलिड ले लो, तो उसमें आपको NaCl के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। वहां बहुत सारे Na+Cl- से जुड़े होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, एक सॉलिड बन रहा होगा, बट उसमें NaCl कंबाइन होके नहीं मिलेगा। मतलब जैसे वाटर है ना, वाटर अगर आप लोगे तो उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा H2O। अगर आप वाटर लोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, बट अगर आप NaCl सॉलिड लेते हो तो उसमें NaCl का मॉलिक्यूल नहीं मिलता। इनमें मॉलिक्यूल नहीं मिलता, आयनिक सॉलिड में मॉलिक्यूल नहीं मिलता। ये डिस्क्रीट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डज नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। असली में होता ये है, इन NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। NaCl का स्ट्रक्चर बहुत सारे सोडियम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और उसमें each Na positive is surrounded by 6 chloride ion. Each Na positive is surrounded by 6 chloride ion, and each chloride ion is surrounded by 6 Na positive ion। तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें ईच क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं, और ईच सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलाकर एक NaCl का सॉलिड बनाते हैं। तो इसमें NaCl कंबाइन होकर कोई एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में थोड़ा एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ तो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, Na+ और Cl-। NaCl जो बना होता है वो Na+ और Cl- से बना होता है। NaCl की यूनिट नहीं होती उसकी यूनिट। अरे समझो भाई, ये कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप NaCl का स्ट्रक्चर देखो तो वो NaCl से मिलके नहीं बना है, वो Na+ और Cl- से मिलके बना है। इसमें कोई एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें तो एक आयनिक सॉलिड है जो कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें ईच Na+ is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 Na positive ion। तो इसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें भैया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। सम सब्सटेंसेस एज सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कांस्टिट्यूएंट यूनिट। समझो, मैंने लिखा है पॉइंट, सम substances such as sodium chloride do not contain discrete। अरे ये मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करते NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता है NaCl सॉलिड के अंदर। जैसे वाटर के लिक्विड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना H2O के, उसी तरीके उसकी बेसिक जो यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट, वो H2O मॉलिक्यूल है। बट इसमें NaCl की कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ये NaCl, ये तो Na+ और Cl- से मिलके बना है, ये कोई मॉलिक्यूल थोड़ा होता है इसके अंदर। लिख रहा हूं मैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कांस्टिट्यूएंट यूनिट। अरे NaCl सॉलिड NaCl मॉलिक्यूल से नहीं बना है, वो Na+ और Cl- से मिलके बना है। जैसे वाटर लिक्विड है ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है। NaCl सॉलिड NaCl के मॉलिक्यूल से नहीं बना है, वो बना है Na+ और Cl- से। इसीलिए उस केस में जो मास यूज किया जाता है उसे मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला जाता, फॉर्मूला मास बोला जाता है। तो NaCl का बताओ फॉर्मूला मास कितना होगा? सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, तो ये आंसर आ गया 58.5 U।
ये कंसेप्ट लगता है आयंस में, जहां आयनिक सॉलिड में लगता है। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें उनके मास को मॉलिक्यूलर मास नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। मैं लिख दूं यहां पर क्या, आयनिक सॉलिड के केस में, आयनिक सॉलिड के केस में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जिससे वो बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब होता है जिससे वो बने हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती, एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती। आयनिक सॉलिड के केस में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती। वो एग्जिस्ट करती है 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसमें हर एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंड होता है और हर एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंड होता है, और इन दोनों की पैकेज मिलकर बनाती है NaCl। मॉलिक्यूल की कांस्टेंट यूनिट NaCl नहीं होती, इसमें हर एक Na+Cl- से जुड़े होंगे, बट कांस्टेंट यूनिट मतलब बेसिक यूनिट, जैसे वाटर होता है ना, जैसे वाटर है, इसकी सबसे छोटी यूनिट कौन है बताओ, वाटर का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, बट NaCl की सबसे छोटी यूनिट NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बना है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सोडियम आयन सराउंड किए जाते हैं क्लोराइड आयन से और क्लोराइड आयन सराउंड किए जाते हैं सोडियम आयन से। ये कहानी है, सही है। इस मास को बोला जाता है फॉर्मूला मास। आयनिक क्रिस्टल के केस में जो मास लगता है, यूज किया जाता है, वो किया जाता है फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूल के केस में जो मास यूज किया जाता है वो मॉलिक्यूलर मास। एटम के केस में जो मास यूज किया जाता है वो एटॉमिक मास। और अगर आइसोटोप्स के केस में इसमें जो मास निकाला जाता है उसको बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, है ना, लेक्चर नंबर 5 है ना, मेरे हिसाब से नहीं, अभी नहीं आया लेक्चर नंबर 5, मूल कांसेप्ट है, लेक्चर नंबर 4 ही चल रहा है। ठीक है, मैसेज करके मुझे बताना आपको कितना समझ में आया है, नहीं आया है, नहीं आया तो फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।